अब मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। आई डोंट नो वेदर दिस कंट्री विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 100 years or not। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं? मैं क्यों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से शेयर करूं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉल्ट्रॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आरएसएस और उनके लोगों के लिए। मैं बताऊं क्यों? ये टिपिकल जिन्नावादी लोग हैं आरएसएस वाले। दत्तात्रेय होसाबले जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और मोहन भागवत के बाद नेक्स्ट नंबर है, ये पाकिस्तान को छोटा भाई कहते हैं। जिन्ना, जसवंत सिंह जिन्ना, अडवाणी, इन सब की प्रेम गाथाएं पुरानी है, क्योंकि इन्हें अखंड आईएसआई से रिश्ता भी पुराना है। इन्हें तो अखंड भारत चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा कि संघी चड्डीधारी पहुंचे वहां, यहाँ 3 दिन में सेना तैयार करने वाले थे, पहुंचे वहां, जाएं कश्मीर में जाकर के वो वहां की औरतों से शादी करना चाहते थे, खुली छूट है, पाकिस्तान जाओ। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहुत सारी शादियां करने के लिए वहां बैठी है तुम्हारे साथ, पहुंचो तो सही संघियों। और ऐसा अगर होता है, हमारे देश में शांति आने के आसार होते। आपने राजनीतिक व्यक्ति कहा, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो आपको पसंद है? आप जवाब देना चाहें तो। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई पसंद आता है आज के दौर में? देखिए, मुझे 2 लोग बड़े पसंद हैं, और इसलिए नहीं कि वो किस पार्टी से हैं। एक स्टालिन बहुत पसंद है जी। स्टालिन जो है, ही मेड श्योर दैट तमिलनाडु तमिलनाडु रहेगा, और भी उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। और दूसरा, मुझे ममता बनर्जी बहुत पसंद है। मुझे ममता बनर्जी इसलिए पसंद है, आई मीन मेरे कई लोगों को नहीं पसंद आएगा कि मैंने ममता जी की तारीफ कर दी फॉर वेरियस रीजंस, बट दैट्स ओके, बिकॉज शी इज द ट्रू कॉपी ऑफ इंदिरा गांधी, व्हाट आई नो ऑफ। तो एक व्यक्ति जो किसी को कॉपी करे, कहते हैं नकल करे, विद अकल करे, तो इंदिरा जी को कॉपी करने वाला अगर कोई व्यक्ति ट्रू एंड ट्रू देखा, दैट्स ममता बनर्जी, एंड शी हैज डिलीवर्ड। और जितना वहां बीजेपी जाके हंगामा करती है, इट प्रूव्स दैट शी हैज डिलीवर्ड। और जितना तमिलनाडु को लेकर के डीएमके को टारगेट करती है बीजेपी, इट प्रूव्स दैट। सो नोइंग एंड एंटिसिपेटिंग के देश का भविष्य क्षेत्रवाद है, मैं अब उधर फोकस कर रहा हूं कि क्षेत्रीय दल कौन पावरफुल है। सो आई लाइक दैट। मेरे भी दोनों पसंद के हैं। ये आपने सही बिल्कुल उंगली रखी इन दोनों पर। ये बिल्कुल इनकी पॉलिटिक्स, अभी देखिए उन्होंने जो अपने इस करिकुलम में जो चेंज लाए हैं स्टालिन साहब, वो ज़बरदस्त हैं। वहाँ तो स्कूलों में क्रांति हो रही है, वहाँ साइंस को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को स्कूल एजुकेशन में जो वो कर रहे हैं, दैट इज़ सुपर्ब। वैसे मुझे ये अक्सर लगता है कि कुछ दिनों के लिए भारत की राजधानी अब अगले 100 साल के लिए अगर साउथ इंडिया चली जाए, तो ये जो ओवर पैम्पर्ड गैंजेटिक काउ बेल्ट है ना, ये थोड़ा तमीज़ में आएगी। ये जो पावर ब्रोकर्स यहाँ इतने जड़ें जमा चुके हैं, उनकी दुकानें बंद होंगी, और साउथ इंडिया को भी ये लगेगा कि हम भी इस देश में, हमारा भी एक प्रोमिनेंस है। हमने जब जीडीपी में, जब ग्रोथ में, जब प्रोडक्शन में हमने दिया है, और हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, तो हमारी कोई अहमियत भी है। अब मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। आई डोंट नो वेदर दिस कंट्री विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 100 years or not एज अ कंट्री। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आई मीन किसी से भी पूछ सकता हूँ कि भाई परिवार क्यों टूटते हैं, हस्बैंड वाइफ क्यों अलग अलग हो जाते हैं। परिवार टूटने के मेन कारण सिर्फ इकोनॉमी होता है। बहुत कम केसेस के अंदर है कि चाचा के साथ भाग गई, वो सब भाग गया, दैट मे बी वन ऑड एग्जाम्पल, पर ज़्यादातर परिवार जो है वो टूटते हैं कारण पैसा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, घर की। पहले एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो बिना किसी बुराई के टूट गई ना। कोई बम्बई में काम कर रहा, कोई इजराइल चला गया, कोई लंदन में काम कर रहा, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टूटा ना। किस लिए टूटा? पैसा। कोई लंदन कमा रहा है, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, टूटा पैसे की वजह से। हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके चले गए, वाइफ कहती यू कांट सस्टेन मी, पैसे की वजह से। तुम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, मैं जा रही हूँ अपने मायके, पैसे की वजह से। लोग सुसाइड कर जाते हैं पैसे की वजह से। ये देश अगर बना तो वो तो आज़ादी मिली थी, लेकिन इस समय अगर देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी पैसे की वजह से। अगर चर्चिल गरीबी से ना गुजर रहे होते तो वो छोड़ते तो नहीं। You got it। तो अगर इस देश में इस समय सबसे बड़ी प्रांतवादी, क्षेत्रवादी जो प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की वजह से आ रही। महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं? मैं क्यों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से शेयर करूं?
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉल्ड्रॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। एंड जस्ट बिकॉज जो उनका रुका हुआ है। पुअर स्टेट्स में कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से बीजेपी ने अपनी सरकारें बना रखी हैं राज्य में, उधर वो ज्यादा पैसा दे रही है विकास के लिए, नहीं किकबैक के लिए। सो ओवरऑल अगर इस देश में मुझे जो तकलीफ अब दिख रही है, आई वांट कि मैं गलत निकलूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो आगे चल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जॉइंट फैमिली। तो इन्होंने जिस तरह से आई लव मोहम्मद की बात को लेकर के पूरे देश भर में और कुछ सरकारों तक ने इस पे ऑब्जेक्शन एक तरह से कहा जाए तो क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, डिटेन करना शुरू कर दिया। क्या दिक्कत थी उससे? वो नारा तो बहुत मासूम सा, मतलब नहीं, तो सवाल ये मुसलमानों के नारा लगाने की जरूरत भी क्या थी? वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और ये कभी नहीं करते थे मुसलमान, ये इस बार क्यों हुआ था? और मैं कई बार मुझे इसमें साजिश नजर आती है। मुझे बहुत, देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर धर्म की और उनके अनुयायियों की, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, फेथ यानी धर्म का प्रोटेक्शन मेरा संविधान करता है, प्रथाओं का नहीं करता। ये नए प्रथा निकाल लिया, कोई पुरानी प्रथा चला रहा है। आज प्रथाओं का अगर हम समर्थन करने लगे तो चलो सती प्रथा, बाल विवाह दोबारा शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, मुझे भी आई लव मोहम्मद बहुत अच्छी चीज है, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन उसको करने की आवश्यकता क्या थी? उसकी मूवमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? मैं कई मुसलमान दोस्तों को जानता हूँ जो ये कहते हैं यार हमें सड़क पे नमाज पढ़ने में होता है, फलाना होता है, परेशानी होती है, वहां समझ में आता है। बट आई लव मोहम्मद क्यों काउंटर करना भाई किसी चीज को? और सिर्फ इसलिए कि कानपुर में ऐसा हुआ तुम देश भर में जानबूझ के करोगे, वो गलत है। हाँ, और मौलाना तौकीर को इस बात का जवाब मुसलमानों को देना चाहिए जिनकी वजह से इतने लोगों के घर टूटे, कारोबार गए और इतने लोग जेलों में बंद हैं। मैं शिवाजी आपके माध्यम से सभी अपने मित्रों को, भारत में रहने वालों को, बाहर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं वो आदमी हूँ जो कहता हूँ कि जय श्री राम का नारा घर में लगाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वो आदमी हूँ जो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भाई मंदिर की राजनीति अगर है या मंदिर का धर्म तुम चला रहे हो, जो भी, वो घर के अंदर या मंदिर तक रखो, सड़क पे मत लाओ। मैं खुद बहुत चिढ़ता हूं वो जो मस्जिद के सामने डीजे बजा करके जो बेहूदगी की जाती है उससे। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए नहीं कि आप कम हैं, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा अक्लमंद हैं। मुसलमान इस देश में हिंदुओं से ज्यादा अक्लमंद है, तभी कम उम्र में कमाने लगता है और कहीं बेहतर जिंदगी जीता। मैं मानता हूं कि उसमें आप हमसे आर्गुमेंट कर सकती हैं कि कैसे जीता है और कहां जीता है। तो जितने प्रतिशत हिंदू गुर्बत में जीते हैं, उससे कम प्रतिशत मुसलमान गुर्बत में जीता है। संख्या जरूर एक साथ दिख जाती है, लेकिन आप मेरे ख्याल से ज्यादा अक्लमंद हैं, कम से कम इस मामले में। बाकी मामलों का मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ऐसे में ये सब चीजें करना और फिर जानबूझ के उसको बढ़ावा देना, हाँ, आपका कोई धार्मिक रिचुअल हो, कोई धार्मिक प्रथा हो, धार्मिक आपका कोई मूवमेंट हो, उसमें कोई आपको अड़चन लाए तो गलत बात है। अरे आई लव मोहम्मद जो कि बहुत अच्छी चीज है, पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। बेवजह का एडवेंचरिज्म किया बाद में बाकी के शहरों जो उसमें मुलविस हो गए, जिनको नहीं आगे बढ़ के आना चाहिए था। और लोगों को पता है कि आपके लिए तो लोग मौके की तलाश में हैं, देख रहे हैं कि आप मौका दें तो मौका बना देंगे। लेट मी नॉट से कि मौका दें और मौका, वो तो खाली वो जिसको हम ऑरेंज ब्रिगेड कह रहे हैं वो, अरे भाई मतलब संघी लोग जो चाहते हैं वो इसको थोड़ा सा अटैक करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। बाकी हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूँ संघियों की संख्या बहुत कम है और डरपोक हिंदुओं की ज्यादा है। लेकिन पुलिस उनके पास है और इतने लोग जेलों में हैं सिर्फ इस वजह से। सो आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ आपकी कि भाई लेकिन डर के नहीं जीना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम डर रहे हैं, हम संख्या में कम है तो डर रहे हैं, कतई नहीं। पहली बात तो किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, और डर के जीना है अगर, जनाब की बात सही है, पाकिस्तान चले जाओ। सही, हमारे देश में शेर बहादुर रहते हैं। खैर पाकिस्तान तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो जा सकते हैं वो है, पाकिस्तान ऑप्शन है। किसके लिए? पाकिस्तान ऑप्शन है। जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे यहाँ बसने के लिए, उन्हें नहीं बर्दाश्त किया गया और सरकार ने उनके साथ ऐसा रवैया किया कि वो भी वापस चले गए। पाकिस्तान ऑप्शन है। पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आरएसएस और उनके लोगों के लिए। मैं बताऊं क्यों? ये टिपिकल जिन्नावादी लोग हैं आरएसएस वाले। दत्तात्रेय होसाबले, मैं कई बार कह चुका हूं, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और मोहन भागवत के बाद नेक्स्ट नंबर हैं, ये पाकिस्तान को छोटा भाई कहते हैं। जिन्ना, जसवंत सिंह, जिन्ना, अडवाणी, इन सब की प्रेम गाथाएं पुरानी हैं, और क्योंकि इन्हें अखंड भारत, आईएसआई से रिश्ता भी पुराना है, इन्हें तो अखंड भारत चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा कि संघी चड्डीधारी पहुंचे वहां, तो यहाँ 3 दिन में सेना तैयार करने वाले थे, पहुंचे वहां, जाएं कश्मीर में जाकर के वो वहां की औरतों से शादी करना चाहते थे, खुली छूट है, पाकिस्तान जाओ। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहुत सारी शादियां करने के लिए वहां बैठी है तुम्हारे साथ, पहुंचो तो सही,
संघियों बिल्कुल फिट है, जी बिल्कुल। और ऐसा अगर होता है हमारे देश में शांति आने के आसार होते हैं। ये तो हमारे ख्याली पुलाव है, लेकिन बताइए शांति आएगी कैसे? मैं इस वापस कांग्रेस पर आना चाहती हूँ। देखिए कांग्रेस एक अंदर से बेहद नाकारा और कमज़ोर, और जिसके अंदर कोई विल पावर नहीं है, कोई भूख नहीं है वापस सत्ता में आने की। सिर्फ ये है कि टिकट मिल जाए, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के आसपास दिख जाएं। खुद राहुल गांधी क्या चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। वो एक क्रूशल इलेक्शन टाइम में वो चले गए, विदेश चले गए, और वहां जाकर के कुछ लोगों से बातें करने लगे। अगर कांग्रेस ही हमारा मुख्य विपक्ष है, और कांग्रेस जैसा मुख्य विपक्ष इस हालत में है, और पॉलिटिकल चीज़ों से ही चीज़ें तय होती हैं, होंगी, लॉ एंड ऑर्डर उसी से सुधरेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ उसी से आएगा, और फिर जो ज़्यादा ज़रूरी सवाल हैं, युवाओं के रोजगार के सवाल, ये सब भी होंगे। आपको क्या लगता है हम कब तक इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे एक देश के तौर पे? फॉरगेट अबाउट, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। नहीं, अब ये तो आपने जो क्वेश्चन किया, ये तो यूनिटी ऑफ इंडिया पे आके खड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यूनियन ऑफ इंडिया हैं। मैं एग्री करता हूँ कि कांग्रेस अब उन हालातों में नहीं है जैसे आज से 20 साल पहले तक थी। पॉलिटिकली प्रांतीय दल, जिसको क्षेत्रीय दल कहा जाता है, उनकी भरमार है और वो कंट्रोल में है। और नेशनल पार्टी के तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, ये इनके अंतिम दिन चल रहे हैं। ये भी कोलैप्स करेगी, कोई भी पुरानी बिल्डिंग कोलैप्स करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम उस लिहाज से देखें, ध्यान से समझें इस बात को, तो जितने भी जी भारतीय जनता पार्टी के इस समय नेता हैं, प्रांतवाद उनके अंदर भी घुसा हुआ है। इस समय हम लोग आम भाषा में कहते हैं गुजराती गैंग चला रहा है देश को। जी जी नाराज कौन है? मराठी गैंग। कीमत किसकी नहीं है? यूपी वाले गैंग, यानी राजनाथ सिंह एंड ऑल की। तो उनके अंदर भी ये चीज है। कांग्रेस में जो ढीलापन है, आपने सही कहा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं वो उनके लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको आदत रही है कि हम तो भाई राज करने के लिए ही हैं। सड़क पे उतरने वाले बहुत कम हैं। किसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों को सड़क पे उतारा, फिर वापस चले गए। बहुत कम हैं जो इस समय एक्टिव हैं। देश ने राहुल गांधी को ये मैसेज जरूर दे दिया कि अगर आप सड़क पर आएंगे तो हम आपके साथ आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस एक फुलझड़ी के अलावा फिर उसके बाद क्या तय किया, कैसे होगा, कुछ नहीं है। तो अगर सत्ता में भाजपा को भी रहना है तो एक विपक्ष तो चाहिए है ना। मेरे ख्याल से सत्ता में भाजपा को अगर रहना है, मोदी एंड गैंग को रहना है, तो चुनाव आयोग काफी है हेल्प करने के लिए। फिलहाल तो विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है। हाँ जी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। आप कहीं से एक किलो आटा खरीदेंगे तो उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक अवधि है। वो सारी जिंदगी आटा वहां नहीं रखा रहेगा, खराब हो जाएगा। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है पूरी दुनिया के लिए। कहाँ गए वो शासक, कहाँ गई वो राजनीतिक दल, कहाँ गई वो पार्टियां, सब बदल जाता है। कहाँ गए वो देश, कहीं बढ़ जाते हैं, कहीं टूट जाते हैं। सोवियत यूनियन से देख लीजिए। तो हमारे देश में भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अगर गवर्नेंस के लिए बीजेपी अकेली राष्ट्रीय दल के तौर पे चलेगी तो ये देश क्वेश्चन मार्क कितने दिन चलेगा। आई मीन बहुत एकेडमिक बात कर रहा हूं यहां पे। मैं कोई भी इंस्टिगेटिंग बात इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इंस्टिगेशन की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कि 4 लोग सुन के बोले कि अरे आप तो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही इंडिया के अगेंस्ट नहीं है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क है। एंड इट इज नॉट अबाउट विपक्ष, इट इज अबाउट द रूलिंग पार्टी। जी जी विपक्ष कभी भी खत्म नहीं होता। जो रूलिंग पार्टी होती है, जब वो हारती है तो विपक्ष बन जाती है। बहुत अच्छे से मुझे याद है मनमोहन सिंह जब पार्ट 1 था, जी मनमोहन सिंह 1.0, तब विपक्ष बड़ा स्ट्रांग था, बीजेपी बड़ी स्ट्रांग थी, अडवाणी साहब बड़े स्ट्रांग थे। लेकिन जैसे ही 2009 के चुनाव हुए और यूपीए 2 आई, बीजेपी सबसे ठंडे बस्ते में चले जाने वाली विपक्ष थी। आज फिर भी कांग्रेस एक्टिव है एज कंपेयर्ड। यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक विपक्ष का जो मॉरल होता है, तरीका होता है, काम करने का बिहेवियर होता है, वो पूरा गायब हो गया था। जी हाँ जी और जब उन्होंने मेक श्योर कर लिया 2011 में आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये सब करने के बाद कि अब तो कांग्रेस हारेगी, बिल्कुल ऐसा ही देन सडनली यू फाइंड वन मैन स्टैंडिंग कि मैं तो शेर हूं और तुम फलाना फलाना फलाना। ये तो राजनीतिक चीजें हैं। बट इस समय अगर कांग्रेस की हम बात करें तो इट विल रिवाइव। हमारे देश में कोई भी नेशनल पार्टीज नहीं है, सिर्फ 2 हैं, जी जी एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। और कभी भी जब कोई एक रूलिंग पार्टी बहुत समय अच्छे अरसे तक राज कर ले तो एंटी इनकम्बेंसी और इन फाइट्स उनके पार्टी के अंदर इतनी बढ़ जाती हैं कि दूसरे को आना ही पड़ता है।
ये खुद हारती है। और ये ठीक भी है कि अब कांग्रेस ने अपने सबक सीख लिए, अब वो आए और वो कहे, जनता से एक वादा करे और उसको फिर बाद में निभाए भी। और खुद मोदी साहब ये सोचें और पूरी बीजेपी ये सोचे कि हमने कितना डिलीवर किया है, हम कितना कर पाए, हम जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अंधे चक्रव्यूह में नफरत के, उससे बाहर आने के लिए उनको खुद भी अब एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये चक्रव्यूह हमेशा तो नहीं चल सकता नफरत का। आप कहाँ तक मुसलमान मुसलमान करके चलाते रहेंगे? वो तो ब्रेड एंड बटर है बीजेपी का, मुसलमान पाकिस्तान। अगर ये दो चीजें ना करें तो हिंदू एकत्र ही नहीं होता उनके हिसाब से। तो मुसलमान और पाकिस्तान करना तो बीजेपी की मजबूरी है। और मोदी साहब की जब तक हम बात करते हैं तो उनका तो मुसलमान से बहुत पुराना नाता है। देखो, उनका और मुसलमानों का जो प्रेम है उसके तो हम क्या ही कसीदे पढ़े। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जब से प्रधानमंत्री बने तो उल्टा वो हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं। कहीं गौरक्षक को वो गरिया रहे हैं, कहीं वो हिंदुओं को सबक सिखा रहे हैं, मस्जिद मस्जिद घूमते हैं। बिल्कुल विदेश सही है। किसी भी इस्लामिक कंट्री जाते हैं वो सबसे पहले मस्जिद में मोदी जी दिखाई देते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।